Hello. Today we will be speaking about cervical cancer. So this video is about patient-friendly oncology education. I have seen this many a times. जब पेशेंट को बीमारी तो है लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ये जो वीडियोस मैं ला रहा हूँ आपके लिए, ये इसलिए है ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चले, पता रहे। सो आज हम देखने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर या फिर बच्चेदानी का जो कैंसर रहता है उसके बारे में। इसकी मॉडर्न में ट्रीटमेंट क्या रहता है और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या रह सकता है। तो इसमें हम HPV देखेंगे, स्क्रीनिंग देखेंगे, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इंटीग्रेटिव केयर जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है वो हम इसमें देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित आहिरे, MD आयुर्वेद, एज वेल एज कैंसर स्क्रीनिंग सर्टिफिकेशन भी मेरा हो चुका है फ्रॉम टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता। मैं एक इंटीग्रेटिव कैंसर केयर फिजिशियन हूँ और आपके लिए ये एजुकेशनल प्रेजेंटेशन लाया हूँ। धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट। हर एक स्त्री, आपके घर में हो या मेरे घर में हो, उम्र उसकी 20 साल हो या 6 साल की हो, उसे क्या पता होना चाहिए? तो उसे ये पता होना चाहिए कि कैंसर जो है, ये टाइप का जो कैंसर है, बच्चेदानी का जो कैंसर है, ये लार्जली प्रिवेंटेबल है, जिसे आप अवॉइड कर सकते हो। तो 3 चीज़ों पे इसमें हम ध्यान देते हैं। एक है वैक्सीनेशन, HPV वैक्सीनेशन जो अभी गवर्नमेंट ने लाया है, ये मैंडेटरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये वैक्सीनेशन। दूसरा चीज़ है स्क्रीनिंग। आपको 5 साल 10 साल में एक बार मिनिमम HPV का स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए। ये HPV का स्क्रीनिंग किसका करना है? जो चाइल्ड बेयरिंग एज के है या फिर सेक्सुअली एक्टिव है, उनका ये करने की ज़रूरत रहता है। आप सोचोगे 6 साल के बच्चे का या फिर 15 साल की बच्ची का करना है क्या? तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है तब उनका स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन कब करना है? सेक्सुअली एक्टिव होने से कम 3 साल पहले उनका वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। सो आइडियल एज जो रहता है ना वैक्सीनेशन का, वो रहता है 8 साल से आगे। लेकिन 20 साल के बाद में करके भी उसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनमें मैरिजेस लेट होते हैं उनके लिए ये चीज़ें ठीक है, पर 8 से 20 के बीच में यूजुअली किया जाता है। और फिर तीसरी चीज़ रहता है टाइमली ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर हमने स्क्रीनिंग किया, उसमें अगर हमें प्री कैंसरस लीशन अगर दिख रहे हैं या फिर कुछ अगर बदलाव उसमें दिख रहे हैं, तो उसका वहीं पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिससे इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, कैंसर होने से रोका जा सकता है। उसमें HPV जो है ना, ये मेजर कॉज है। परसिस्टेंट इन्फेक्शन, बार बार या फिर कंटिन्यूस अगर इन्फेक्शन रहता है तो ये कैंसर में बदलाव हो सकता है। बहुत बड़ी चीज़ है कि ये प्री कैंसर जो ये देख सकते हैं हम, दिस कैन बी फाउंड। अगर हमने स्क्रीनिंग अगर किया तो इसे हम देख सकते हैं, इसके दिस कैन बी फाउंड आउट। अगर ये हमें मिलता है या फिर अगर HPV इन्फेक्शन है, तो ऐसे मौके पे हम इस पेशेंट को बोलते हैं कि आपको वापस से चेकअप करने के लिए आना है। अगर तभी भी अगर हमें ये दिखता है तो हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। अगर स्क्रीनिंग होगा ही नहीं तो फिर ये कभी समझ में आएगा ही नहीं, और जब तक पता चलेगा तब तक कैंसर काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। और अर्लियर केयर जो रहता है इसमें, जैसे कि हमें पहले पता चला और अगर हमें इसके बारे में एजुकेशन है, तो फिर हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सिम्टम, रिजल्ट्स एंड फॉलोअप जो है उसका, वो डिले नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर सिम्टम्स आ गए हैं हमें, तो हमें चेक करना चाहिए। चेक किया तो उसका जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उसका जो फॉलोअप है उसको डिले नहीं करना चाहिए, उसको आगे नहीं ढकेलना चाहिए। सो प्रिवेंशन इज़ अ पाथवे, नॉट अ सिंगल अपॉइंटमेंट। आपने एक बार देख लिया या फिर एक बार आपको इसके बारे में पता चल गया और छोड़ दिया, अरे ये मुझे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको इसके ऊपर वर्क करना रहेगा, बार बार काम करना रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिवेंशन इज़ अ सीक्वेंस, मतलब द गोल जो हमें करना है वो क्या है? HPV रिलेटेड डिसीज़ जो है ना उसको रोकना है। कब रोकना है? वो कैंसर में बदलाव होने से पहले उसे रोकना है।
हम काफ़ी बार देख चुके हैं कि पेशेंट हमारे पास में जब आता है तब उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता रहता है, पेशाब करते समय या फिर पॉटी करते समय तकलीफ़ होती है। तब तक बहुत लेट हो जाता है, तब तक अधेजन्स हो चुके होते हैं। ये ना होवे तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करें? ये पेशेंट अगर मेरे पास में समझो एक 20 साल पहले आया होता, अगर उनका स्क्रीनिंग हुआ रहता, चलो 10 साल पहले भी अगर मेरे पास में आके अगर इनका स्क्रीनिंग हुआ रहता, तो हमें पता चलता एचपीवी है। एचपीवी है तो इसका हम हर 1 साल में, हर 6 महीने में चेकअप करते थे। अगर चेकअप किया रहता, दिख रहा है कि तो ये बढ़ता जा रहा है, तो उसको वहीं पर रोका जा सकता है। क्रायोथेरेपी है, अब्लेशन थेरेपी है, जिससे हम उसे वहीं पर रोक सकते थे, ताकि ये आगे चल के कैंसर में, इन्वेसिव कैंसर में ना बढ़े। ये अगर नहीं किया तो ये चीज़ इन्वेसिव होने वाली है। सो वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी जल्दी करनी चाहिए, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन विद वैक्सीन कवर्ड हाई रिस्क एचपीवी टाइप्स। सेकंड है स्क्रीनिंग, बार बार इसको चेक करते रहो, आप खुद नहीं चेक कर सकते। इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है जो इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो एचपीवी के लिए या फिर सेल चेंजेस जो है ना उनको हम चेक करते हैं। फिर ट्रायज रहता है। ट्रायज मतलब क्या? जो पॉजिटिव स्क्रीनिंग होता है, अगर समझो स्क्रीनिंग किया उसमें अगर पॉजिटिव निकला, तो फिर उसमें रिस्क बेस्ड फॉलोअप रहता है इसमें, कि चलो ठीक है, इनको अभी प्राइमरी स्टेज में हमें अगर लग रहा है प्री कैंसरस लेशंस अगर है, तो उसको वहीं पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उसको देखा जाता है ये बढ़ रहा है क्या। लेकिन ये पीरियोडिक रहता है। जैसे कि अगर समझो कैंसर का अगर ये एचपीवी का अगर इन्फेक्शन एक बार अगर हो जाए, तो ये कितने साल में कैंसर में बदलेगा, ये चीज़ हमें बहुत बार पूछी जाती है पेशेंट्स के थ्रू। तो ये जो चीज़ है ना, ये 10 साल लगते हैं इसको कन्वर्ट होने में। तो 10 साल के बीच में अगर आप 2 से 3 बार अगर चेक करते हो, इसमें अगर हमें दिखता है कि यार ये बदलाव होते जा रहे हैं या फिर ये नीचे जाने से ज़्यादा आगे जा रहा है, मतलब कम होने से ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वहीं पर उसको ट्रीट कर सकते हैं ताकि ये कैंसर में ना चेंज होवे। और अगर कैंसर हो जाता है, तो फिर उसमें जो है वो रिस्क हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिस्क कैसे रिड्यूस करेंगे? टाइमली उसको मैनेज करके, उसको जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट करके इसका रिस्क ये आगे बढ़ने से इसको हम रोक सकते हैं। सो अभी WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? HPV DNA टेस्टिंग इज़ प्रिफर्ड प्राइमरी स्क्रीनिंग अप्रोच। मतलब या पहले ना एचपीवी का सिर्फ पैप स्मेयर जो है वो किया जाता था। अभी उन्होंने क्या बोला, नहीं, सिर्फ पैप स्मेयर से समझ में नहीं आता है, उसके लिए एचपीवी का ना डीएनए टेस्टिंग किया जाता है। तो उसके पहले स्क्रीनिंग आता है, फिर स्क्रीनिंग के बाद में एचपीवी डीएनए टेस्टिंग जो है वो होता है, अगर वो उस पैरामीटर्स में बैठे तो इसमें इंटरवल ज़रूरी रहता है, एज बैंड, एज का जो ग्रुप है वो डिपेंड मैटर करता है, और ट्रायल्स जो है ना वो भी डिपेंड करता है प्रोग्राम की कैपेसिटी एंड इंडिविजुअल रिस्क के ऊपर। अगर पेरेंट को अगर हो चुका है, मम्मी को अगर था, तो बच्ची में रहने के चांसेस जो है वो थोड़े फार ज़्यादा रहता है, जिसको बिल्कुल भी नहीं है उससे कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर को अगर एचपीवी इन्फेक्शन है, मेल को नहीं होता ऐसा नहीं है। एचपीवी जो है वो स्किन कैंसर का भी एक कारण है। अगर उसको है तो उसके ऊपर से आपको होना भी पॉसिबल है। सो एचपीवी जो है वो एक कॉमन है, परसिस्टेंट, उसमें सॉरी परसिस्टेंस जो है वो इसमें मैटर करता है। मतलब क्या, एचपीवी जो है वो बहुत कॉमनली होने वाला इन्फेक्शन है, लेकिन ये अगर बार बार हो रहा है या फिर एक बार हो गया वो जा नहीं रहा है, तब ये चीज़ तकलीफ़ दे रहता है। तो एचपीवी क्या है ना, तो इसको बोलता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी। ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो स्किन और म्यूकोसल सरफेस मतलब क्या है, जैसे कि अपना मुंह हो गया अंदर से, हाँ, नाक हो गया अंदर से, या फिर वजाइना हो गया अंदर से, तो इसको वो अफेक्ट कर सकता है। मोस्ट इन्फेक्शन जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इन्फेक्शन हो रहते हैं इसका कोई सिम्टम नहीं रहता है, ये बहुत कॉमन रहता है, लेकिन ये अगर कंटिन्यूसली रहे तो ये तकलीफ़दायक रहता है। और फिर प्रोग्रेशन एक चीज़ रहता है, जो एबनॉर्मल सेल्स रहता है ना वो प्री कैंसरस हो सकता है, और फिर ये सेल्स आगे बढ़ के कैंसर की जो है वो हो सकती है। तो एचपीवी पॉजिटिविटी है, इसका मतलब जो है वो सब रिस्क में हो आप, ये आप कैंसर हो गया है ये नहीं कहता है। तो वही चीज़ कि एचपीवी पॉजिटिव डज़ नॉट मीन कैंसर, ये सिर्फ अपने को रिस्क बताता है। तो अभी बहुत बार क्या होता है ना, इन्फेक्शन हो तो जाता है और आपके बगैर जाने ये इन्फेक्शन अपना इम्यून सिस्टम जो है वो क्लियर भी कर देती है। लेकिन अगर वो नहीं कर पावे, अगर वो परसिस्टेंट है, अगर वो जा ही नहीं रहा है इन्फेक्शन,
तो फिर जो सेल्स रहता है, जो पेशी रहता है ना, वो चेंज होता है। फिर वो चेंज किस में होता है? प्री कैंसर में होता है। और प्री कैंसर जो है वो डिटेक्टेबल रहता है, ट्रीटेबल रहता है। लेकिन अगर वो कैंसर में चला जाए तो फिर बाकी की जो चीज़ें वो रहती हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? तो इन्फेक्शन जब होता है तो ये अपने आप ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए हम जब भी, अगर हमें एक बार ही अगर हमें एचपीवी पॉजिटिव मिल जावे तो उसको तुरंत चलो 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 इसका गर्भाशय निकाल दो, बच्चादानी निकाल दो, ऐसे नहीं किया जाता है। उसको देखा जाता है कि ये बढ़ रहा है या बॉडी इसको अपने आप क्लियर कर रही है। रिस्क फैक्टर जो है वो इसमें समझिए आप, कि जिससे हमें ख़राब नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। रिस्क फैक्टर जो है वो विदाउट ब्लेम होना चाहिए। एक बात है कि परसिस्टेंट हाई रिस्क एचपीवी जो है वो कौन है? फिर जिनका वीकेंड इम्यूनिटी है, या फिर इनको एचआईवी है या एएलएस है, अलग अलग बीमारियां रहती है जिसमें आपका इम्यूनिटी जो है वो लो रहता है। फिर आपको अगर समझो आपको स्क्रीनिंग में अगर आप डिले कर रहे हो, आपको पता है, आपने ये वेबिनार या फिर ये वीडियो आपने देखा है, स्टिल आप अगर स्क्रीनिंग नहीं करते हो, अगर आप लेडी हो, आप 20 साल के ऊपर की हो, सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हो, और फिर भी अगर आप इसका अगर स्क्रीनिंग नहीं करते हो, एटलीस्ट कौन सा स्क्रीनिंग किया करना चाहिए वो मैंने आगे डाला हुआ है। और फिर सेक्सुअल हेल्थ जो है वो ज़रूरी रहता है, जिसको हमें डरना नहीं चाहिए। आप सेक्सुअली एक्टिव हो, आप अगर लड़की हो, आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो ठीक है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको आपको डरना नहीं चाहिए कि लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। लोगों को क्या पता चलेगा, उससे ज़्यादा आपकी जान ज़रूरी है। फिर स्मोकिंग की एक बात रहता है, अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको इसको बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए। ये रिस्क भी रोकता है एज वेल एज ओवरऑल हेल्थ को जो है वो भी बेटर करता है। और फिर इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, जो डॉक्टर्स को या फिर आपको भी, कि डिस्टेंस हो गया, जाने आने का कॉस्टिंग हो गया, प्राइवेसी, काफ़ी सारे क्लिनिक्स में कॉस्टिंग प्राइवेसी जो वो नहीं रहती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग भी क्या करते हैं, जैसे हम हो गए, हम फ्री कैंप्स आपके लिए अरेंज करते हैं, जहाँ पर आप आ सको, चेक करवा सको खुद को। अगर कुछ आपको तकलीफ़ है तो वहीं पर हम इसको ट्रीट भी करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे भी भेज पाते हैं, ताकि आप सेफ़ रह सको। सो रिस्क फैक्टर जो है ना, इसमें ये ब्लेम नहीं है। आपको कोई बोल नहीं रहा है कि अरे ये क्यों किया, ये नहीं करती तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। इससे क्या होने वाला ना आपको, कि एक्सेस जो वो ईज़ी मिलने वाला है, प्रिवेंशन होने वाला है, और फॉलोअप जो है उसमें आपको आसानी होने वाली है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो रिस्क फैक्टर्स है, इसमें अगर आप बैठ रहे हो तो डरिए नहीं, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको अच्छे से इसमें ट्रीट कर पाएंगे विदाउट एनी प्रेजुडिस। ओके। फिर आगे की जो है वो स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको अभी गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटाइज़ कर रहा है। तो एचपीवी डीएनए जो है वो तो है, लेकिन हर एक का नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करता है ना, VIA जो किया जाता है, दैट इज़ विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, अंदर से जो है वो डायरेक्टली आँखों से डायरेक्टली चेक किया जाता है, जिसमें एसिटिक एसिड का एक प्रिपरेशन बनाया जाता है, जो वहाँ पर अंदर लगाया जाता है और देखा जाता है। अगर उसमें अगर हमें दिखता है कि अबनॉर्मल सेल्स है, तो फिर हम उसको वापस से बुलाते हैं। फिर उसके आगे की चीज़ रहता है, दैट इज़ कैल्पोस्कोपी। अगर हमें उसमें अगर क्वेश्चनेबल लगता है तो फिर हम कैल्पोस्कोपी की तरफ जाते हैं। कैल्पोस्कोपी में कैसा है कि सिंपली दूरबीन डाल के देखा जाता है। अगर उसमें कुछ अगर दिखता है तो फिर साइटोलॉजी, पैप या फिर एचपीवी डीएनए जो है वो देखा जाता है। तब तक बाकी की चीज़ों तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम एक कोई कैंप लेते हैं जिसमें अगर 100 पेशेंट दिखते हैं ना, तो 100 में से 2 या 4 ही रहते हैं जिनको हमें आगे लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। सो घबराइए नहीं, लेकिन खुद को चेक कर लेना, ये बहुत अच्छी बात रहने वाली है। आगे सिम्टम अगर है, मतलब क्या सिम्टम है कि जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमें चेक करवाने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात है एब्नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, मतलब जो पीरियड आता है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, जिसमें बार बार आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली दिखाना चाहिए। फिर कुछ लेडीज़ बताती है कि उनको सेक्स के दरमियान या फिर आफ्टर द इंटरकोर्स, सेक्स होने के बाद में ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, या फिर पेन होता है, पेनफुल अगर सेक्सुअल कांटेक्ट है तो डेफिनेटली चेक करवाना ज़रूरी है। फिर अनयूजुअल या फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज अगर है, जैसे पीरियड के बाद में भी सफ़ेद पानी जाना ये पॉसिबल है, लेकिन इसको ख़राब स्मेल आना या फिर अनयूजुअल, माने अगर कुछ आपको अलग दिख रहा है जो आपको यूजुअली नहीं जाता है पीरियड के थ्रू या फिर पीरियड के बाद में भी या फिर पहले भी, तो आपको दिखाने की ज़रूरत है। फिर दूसरा है कमर दर्द, बहुत ज़्यादा पेन होना, कमर दर्द, या फिर
इंटरकोर्स के ड्यूरिंग, जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ड्यूरिंग अगर पेन हो रहा है, नॉर्मल जो है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये आपको दिखाने की ज़रूरत है। अगली अगली जो स्टेजेस है उसमें भी क्या दिखता है, यूरिनरी और बॉवल सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब पेशाब ना होना, अटक अटक के होना, या फिर पेशाब के दरमियान बहुत ज़्यादा दर्द होना, जलन नहीं बात कर रहा हूँ मैं, दर्द होना। फिर संडास के करते तरफ भी, करने के टाइम पे भी दर्द होना, तकलीफ़ होना या फिर ना होना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो काफ़ी बार ना प्री कैंसर जो रहता है ना उसमें कोई भी सिम्टम नहीं रहता है, मतलब कैंसर अब तक हुआ नहीं है, अभी जो पेशियाँ हैं ना उसमें बदलाव हो रहा है, इसको कोई सिम्टम नहीं रहता है, इसीलिए स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत रहता है। तो यूजुअली हम क्या कैसे किया जाता है, तो पहले होता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन, जिसमें सिम्टम हिस्ट्री एग्जामिनेशन जो है वो होता है। फिर आगे जो है वो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि सर्विक्स और पेल्विस का चेकअप रहता है अंदर से। उसके आगे अगर ज़रूरत पड़ता है तो कैल्पोस्कोपी, जो मैंने पहले आपको बताया, तो उसमें दूरबीन डाल के तपास किया जाता है। और उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो फिर बायोप्सी किया जाता है। बायोप्सी मतलब क्या, वहाँ से थोड़ा सा जो टुकड़ा है वो निकाला जाता है और चेकिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये चेकिंग हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्टोपैथोलॉजी। तो टिश्यू डायग्नोसिस जो है वो इसमें किया जाता है, इसका स्टेजिंग देखा जाता है और फिर आगे ट्रीटमेंट इसका क्या करना चाहिए वो हमें समझ में आता है। फिर स्टेजेस गाइडलाइन एंड ट्रीटमेंट मैप की तरफ आते हैं कि इसमें स्टेजेस कैसे हम डिफाइन करते हैं। अगर डिसीज़ सिर्फ सर्विक्स तक है, ये अब तक चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये कन्फाइंड बोला जाता है, फर्स्ट ग्रेड बोला जाता है। ये सबसे अच्छी स्टेज रहते हैं देखने में या फिर समझने में। अगर इस स्टेज में अगर पेशेंट हमारे सामने आता है तो हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि येस दिस कैन बी ट्रीटेड, इसको आगे जाने से हम बहुत अच्छे से रोक सकते हैं, इसको कैंसर में हम नहीं तब्दील होने देंगे, इस चीज़ के लिए हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ पर रिकवरी एंड डेथ का जो चांसेस है वो एज़ गुड एज़ नील रहता है। रिकवरी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाता है और डेथ का जो चांसेस है वो बहुत ही मिनिमल रहता है ड्यू टू कैंसर या फिर आगे बढ़ने से, अगर पीरियोडिक अगर आपने फॉलोअप दिया तो। फिर देख सेकंड आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लोकल एक्सटेंशन, जो कि सर्विक्स के साथ में हुआ ही है, सर्विक्स को तो है ही और उसके आगे भी बढ़ा हुआ है, लेकिन अब तक जो पेल्विक की जो वॉल्स रहता है या फिर बाकी के जो ऑर्गन्स है वहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुँची है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल एक्सटेंशन। फिर तीसरा रहता है पेल्विक एंड नोडल स्प्रेड, जिसमें अभी क्या हो गया, ये जो कैंसर है ये सर्विक्स को छोड़ के, बच्चेदानी को छोड़ के आगे तक चला गया है, तो ये थर्ड हो गया। लेकिन अब तक बाकी के इधर बाकी के जो ऑर्गन्स हैं ना वहाँ पर नहीं पहुँचा है, मतलब दिमाग में नहीं पहुँचा है, ब्रेस्ट में नहीं पहुँचा है, तो ये जो रहता है इसको बोलते हैं हम थर्ड स्टेज। फिर फोर्थ स्टेज रहता है जो कि डिस्टेंट स्प्रेड रहता है या फिर नियर बाय रहता है, जो कि जैसा मैंने बोला ब्रेस्ट में पहुँच गया, बोन्स में पहुँच गया, इसको बोलते हैं अपन डिस्टेंट स्प्रेड। ओके, एक आपको मैं ध्यान देना चाहूँगा इसमें, क्योंकि बाकी का वीडियो जो है वो तो चलता जाने वाला है। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ये इसको लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें जो ला सकूँ। ये फर्स्ट लेक्चर है अगले एक पूरे सीरीज़ के अंदर का। ओके, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। फिर आगे जो है वो सिलेक्टेड अर्ली डिसीज़, अगर अभी अपन ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। अगर समझो अर्ली डिसीज़ है तो वहाँ पर अपन मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी कर देते हैं फटाफट और इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसमें हम सामने क्या रखते हैं, तो फर्टिलिटी गोल, मतलब अगर इनका बच्चा होना बाकी है क्या, अगर समझो बच्चा होना अगर बाकी है तो पूरा अपन नहीं निकालेंगे इसको, और रिस्क फीचर क्या है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है। अगर समझो लोकली एडवांस्ड है, जो कि स्टेज सेकंड है, थर्ड स्टेज भी इसको अपन बोल सकते हैं, सेकंड थर्ड के बीच में अगर है तो ये इसको बोलते हैं अपन लोकली एडवांस्ड। इसमें क्या करते हैं अपन, रेडियोथेरेपी देते हैं विथ कंकरेंट कीमोथेरेपी, मतलब रेडिएशन के बाद में कीमोथेरेपी देते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें अपन ब्रैकीथेरेपी भी यूज़ करते हैं। तो ब्रैकीथेरेपी क्या रहता है ना कि वहाँ पर अपन अंदर से रेडिएशन देते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो रहता है, जिससे बाकी के जो ऑर्गन्स हैं ना वो बच जाते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती है। और अगर एडवांस्ड है, रिकरेंट अगर है समझो कैंसर, तो फिर हमें सिस्टमिक थेरेपी देनी ही पड़ती है। मतलब क्या, अंदर से कीमोथेरेपी, मुंह से कीमोथेरेपी, सलाइन से कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन एंड सपोर्टिव केयर जो है वो भी हमें सोचनी पड़ती है। सपोर्टिव केयर मतलब क्या, अभी अगर समझो ये कैंसर ठीक हो ही नहीं रहा है तो फिर इसको जो है वो हम इनका जीना कैसे सुखद कर सके उसके ऊपर हम काम करते हैं। फिर मॉडर्न ऑन्कोलॉजी जो है वो फाउंडेशन है
जैसे कि पहले अपन क्या बोलते हैं, इसमें भी सर्जरी करवा डालो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उसका स्टेज, उसका पैथोलॉजी, बायोमार्कर क्या है, प्रीवियसली ट्रीटमेंट क्या लिया है, फर्टिलिटी का क्या स्टेज है, बच्चे का क्या स्टेज है, ओवरऑल हेल्थ जो है उसके ऊपर ये सारे ऑप्शंस जो है वो डिपेंड करते हैं। जिसमें ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, एक रहता है सर्जरी, दूसरा रहता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में दो टाइप के रहते हैं। ब्रैकेथेरेपी मतलब इंटरनली अंदर से अपन सीड रखते हैं जिसके जो अंदर से अंदर थोड़ा थोड़ा रेडिएशन करते चला जाता है। एक्सटर्नल बीम रहता है, एक्सटर्नल बीम मतलब जो लाइट दिया जाता है वो हो गया रेडियोथेरेपी का एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। फिर थर्ड रहता है कीमोथेरेपी, जो कि बाद में भी किया जाता है, पहले भी किया जाता है, ड्यूरिंग भी किया जा सकता है। और फिर सिस्टमिक या फिर प्रिसीजन, जब बाकी की चीज़ें हमें ये चल रही है उसके साथ में हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, जो कि टारगेटेड रहता है, प्रिसीजन रहता है। मतलब एक डीएनए पकड़ लिया, एक वो पेशी का टाइप रहता है उसको पकड़ लिया, तो ये सिर्फ वहीं पर जाके काम करेंगे। तो इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी, जो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है बायोमार्कर्स, प्रायर ट्रीटमेंट क्या हुआ है उसके ऊपर पे। फिर आयुर्वेद, अपन आते हैं आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद क्या करता है ना, वो पर्सन को सपोर्ट करता है। इनका जो अपना जो ऑन्कोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है उसको ये सपोर्ट करता है, उसको रिप्लेस नहीं करता है। अपन कभी भी नहीं बोलते हैं कि आपका ऑन्कोलॉजी का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बंद कर दो और आयुर्वेद लो, ये चीज़ कभी भी नहीं बोला जा सकता है। तो आयुर्वेद का आपको कहाँ पर हेल्प करेगा, आपका एपेटाइट, जैसे कि फूड एंड डाइजेशन, आपका एपेटाइट हो गया, खाने को टॉलरेंस हो गया, मील पैटर्न का हो गया, एंड न्यूट्रिशनल कोऑर्डिनेशन जो है ना उसके ऊपर हम काम करते हैं। दूसरा है स्लीप, स्ट्रेस एंड फटीग, नींद आना, जो टेंशन होता है उसके ऊपर काम करना, और जो थकावट रहता है ना उसके ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और फिर फंक्शनल वेल बीइंग रहता है। फंक्शनल वेल बीइंग मतलब क्या, आप खुद के जो काम है वो खुद कर सको, नहीं तो इतना थकावट आ जाएगा कि आप काम नहीं कर सकते हो। तो रिहैबिलिटेशन, जैसे अगर आप वर्किंग वुमन हो तो आपको कैंसर इसका हुआ था, इसको आपने ठीक किया, उसके बाद में आप कैसे और कितना जल्दी काम पे वापस जा सको उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मोबिलिटी, मूवमेंट के ऊपर काम करता है। मूड एंड सिलेक्टेड ट्रीटमेंट सिम्टम, जो इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इसमें मैं आयुर्वेदिक वर्ड्स आपको कुछ बताता हूँ जिसके ऊपर हम काम करते हैं। दैट इज़, वन इज़ अग्नि, सेकंड इज़ बल, थर्ड आ जाता है आहार, चौथा रहता है निद्रा, और पांचवा जो रहता है वो मानस। तो इन ऊपर हम काम करते हैं। अभी अपन आते हैं लास्ट स्लाइड पे, जो कि सेफ्टी, टेक होम मैसेजेस एंड नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आपको अपने ये वीडियो पूरा देखा है, आपको लगता है आपको कैंसर है, तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, उनसे प्रॉपर इवेल्यूएशन करवा लेना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो कैल्पोस्कोपी हो गया या फिर VIA हो गया, ये चेक करवाना है। हिस्टोपैथोलॉजी करना है, स्टेजेस उसका ढंग से चेक करवा लेना है। ट्रीटमेंट प्लान जो है वो आपके ऑन्कोलॉजी टीम से डिस्कस करना है। उसके बाद में आपको हमारे पास में आना है, जिसमें हम आपको न्यूट्रिशन, रिहैबिलिटेशन एंड बाकी के जो सपोर्टिव केयर है उसके ऊपर हम आपको गाइड कर सकें। तो अभी इस वीडियो के 5 मैसेजेस जो आपको लेने हैं। वन इज़ HPV इज़ वेरी कॉमन, अगर परसिस्टेंट है तो ही ये आगे जाने की चांसेस रहता है। सेकंड इज़ वैक्सीनेशन, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो तो जल्दी जाओ वैक्सीनेशन जो है वो करवा लो, एंड स्क्रीनिंग कंटिन्यूस करवाना चाहिए। थर्ड, HPV पॉजिटिव अगर है और स्क्रीन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर है। ओके, अभी आपके पास में टाइम है, इसको ट्रीटमेंट के लिए आप जाइए आपके डॉक्टर के पास में। फिर फोर्थ इज़ स्टेज, पैथोलॉजी एंड बायोमार्कर, जो कि ब्लड टेस्ट रहता है, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, ये सारी जो चीज़ें ना ये हमें गाइडेंस बहुत अच्छे से करती है ट्रीटमेंट में। और फिर आता है पांचवी चीज़, जो आयुर्वेद जो है वो बहुत, आयुर्वेद जो है वो सपोर्ट करता है पर्सन को, और आपकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है ना उसको, ये उसको रिप्लेस नहीं करेगा। आई थिंक इतना जो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।